नमस्कार दोस्तों। आपको सहज, सौहार्दपूर्ण और पारदर्शी देश चाहिए या जाम्बियों का देश? आपको जवाबदेही वाला पारदर्शी सरकार चाहिए या छिपाने वाली, चोरी करने वाली और सवालों से भागने वाली सरकार चाहिए? आपको कैसा व्यक्ति चाहिए जो हर समय बकबक करता रहे, या वो चाहिए जो मौन रहे मगर वो बना दे जिसकी कल्पना आसान ना हो? जी हां, आज ये सवाल खड़े हैं और इन सवाल के खड़े होने के पीछे वजह यह है कि भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ, ज्ञानवान और लगातार सतत ज्ञान, विज्ञान और डेवलपमेंट पे काम करने वाला वह प्रधानमंत्री जो भारत का प्रधानमंत्री था, वह आज इस दुनिया से जा चुका है। उसका पार्थिव शरीर उसके घर पर है, अपनी बेटियों का इंतजार कर रहा है। वो अपने चाहने वालों का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसके चाहने वाले इतने ज्यादा हैं कि दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं। जी हां, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहा हूं? ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह है जिन्होंने चंडीगढ़ में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से 1954 में एमए इकोनॉमिक्स किया था। जी हां, एमए इकोनॉमिक्स। और उसके पहले भी तमाम जगह पढ़े। देश की आजादी के वक्त में जब बंटवारा हुआ, भारत से टूटकर एक पाकिस्तान देश बना, तो आधा पंजाब वहां चला गया। तो उस पंजाब से इस पंजाब लौटे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवारजन। उनके पिता को मार दिया गया था, उनके तमाम अत्याचार हुए तो कुछ बचा नहीं था। लेकिन तत्काल नेहरू सरकार ने उनके लिए जिस तरीके से काम किया, उसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे वो सारे परिवार इस्टेब्लिश हुए और आज तमाम परिवार बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1957 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में टॉप पढ़ाई करी। उसके बाद में 1962 में उन्होंने डीफिल किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उन्होंने दिल्ली में भी पढ़ाया। और इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की नजर उन पर पड़ी और 1971 में वो उन्हें सरकार में लेके आई और उन्होंने सरकार ज्वाइन की एज ए एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे कॉमर्स मिनिस्ट्री में। फिर 1962 में श्रीमती गांधी ने उन्हें भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया। और फिर इसके बाद 1980 में जब उनकी दोबारा सरकार बनी, तो उन्होंने उन्हें मेंबर बनाया प्लानिंग कमीशन का, जो योजना आयोग होता था। फिर 1982 में उन्हें गवर्नर बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और उसके बाद फिर राजीव गांधी सरकार आई। राजीव गांधी सरकार में वो डिप्टी चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के। और उसके बाद 1987 में वो संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए और जहां वो सेक्रेटरी जनरल बने। इसके बाद 1990 में जब वो वापस आए तो फिर प्रधानमंत्री के वो एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर बने। और इसके बाद 1991 में वो चेयरमैन बने
यूजीसी के यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और उसके बाद में वो राज्यसभा में इलेक्ट हुए असम से, और लगातार वो उसके बाद वहां से राज्यसभा सदस्य रहे और भारत के वित्त मंत्री बने उस वक्त में जब चंद्रशेखर की सरकार ने भारत का सोना गिरवी रख दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने बतौर वित्त मंत्री वह काम किया, न सिर्फ वह सोना छुड़ाया बल्कि भारत की आर्थिक नीतियों को वह दिशा दी कि जिसके बूते इस देश में तमाम लोगों की उन्नति हुई, देश के तमाम लोग समृद्धि में पहुंचे, और फिर वो लगातार इसी तरीके से रहे। फिर सरकार आ गई अटल बिहारी वाजपेयी की, तब वो नेता प्रतिपक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में, और फिर 2004 में जब कांग्रेस पार्टी जीती, सरकार बनाने की बारी आई, तब श्रीमती सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन किया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। और उनके समय में 2008 में वैश्विक मंदी आई, लेकिन उन्होंने भारत को बचा लिया। उन्होंने भारत को जो दिया वो आज तक बड़े बड़े नहीं दे सके हैं जो तमाम बातें कहते हैं। उनके महान योगदान का नतीजा था कि मनरेगा आया और महात्मा गांधी नेशनल अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एक्ट आया। इस एक्ट के तहत ही हर व्यक्ति को रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी हो गई। इसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, जिससे सरकार की सारी कार्रवाइयां पारदर्शी हो जाएं, कोई चीज कोई छिपा ना सके, चोरी ना कर सके। इसके बाद में उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, यानी परमाणु समझौता किया, और तमाम विपक्ष और तमाम लोग खिलाफ थे, बावजूद उन्होंने करके और देश को मजबूत दिशा में लेके गए। फिर उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर वो किया, ये वनाधिकार जो दिए गए आदिवासियों को और सबको, उस पर काम किया और वह दिया। उसके बाद में आधार कार्ड की शुरुआत करी 2009 में। आधार कार्ड जिसको लेके आज नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धि बताते हैं, तो अब आप समझिए। और इसके बाद में उन्होंने राइट टू एजुकेशन किया कि हर बच्चे को 10वीं तक पढ़ने का कम से कम अधिकार हो, इतना तो वो पढ़े ही, और उसके लिए सरकार उठाए चाहे खर्चा। तो यह किया। इसके बाद में राष्ट्रीय जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर के आए, और इसी के जरिए आज जो पूरे देश में 5 किलो अनाज लोगों को दिया जा रहा है, यह कानून उसी मनमोहन सिंह सरकार का, कांग्रेस सरकार का था। और उसके बाद में भूमि अधिग्रहण बिल आया, जिसके बदौलत किसानों की जो औने पौने दामों पर जमीन ले ली जाती थी, उस जमीन पर उन्हें यह अधिकार दिया कि वो अपनी जमीन की 4 गुना कीमत लें, वो भी बाजार से। अब आप बताइए, जिसने यह सब किया तो इससे चिढ़ेगा कौन? इससे वही चिढ़ा जो कारपोरेट, जो पूंजीपति मनमोहन सिंह के ही नीतियों के कारण इस देश में पनप कर बड़े पूंजीपति और कारपोरेट बन सके थे। उन्होंने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने दक्षिण पंथियों यानी कट्टरवादियों के साथ खड़ा होना स्वीकार किया। नतीजतन मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम किया गया। बदनाम करने के लिए विवेकानंद फाउंडेशन जो अजीत डोभाल का था, उसने किस तरीके से इंटरनेशनल पूरा गेम किया, और उस गेम के जरिए अन्ना को बैठाया गया और तमाम सारी चीजें की गई,
और उन्हें बदनाम किया गया, उनकी सरकार को बदनाम किया गया, जबकि जिस आधार पर उनकी सरकार को बदनाम किया जाता था वो सारे मामले में जब आरोप लगे तो खुद मनमोहन सिंह सरकार ने एफआईआर दर्ज की, जांच कराई और एक भी आरोप पर उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं की। क्या आज ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन मैं इस पर जरूर बात करूंगा। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जो किसी भी देश के लिए प्राउड होता है, जिसके नाम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपने यहां चेयर स्थापित की है, बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो उस जैसे व्यक्ति को भारत में बदनाम किया गया। आज जब उनका निधन हो जाता है तो तमाम वह लोग जो उन्हें तमाम तरह से लांछित कर रहे थे, तमाम तरह से तमाम आरोप लगा रहे थे और न जाने क्या क्या कह रहे थे, संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रेन कोट पहन के नहाने वाला कहा था और इसी तरीके से तमाम लोगों ने उन्हें लांछित किया था। कभी किसी ने मौनी बाबा कहा, किसी ने कुछ कहा। बहरहाल मनमोहन सिंह जी ने कभी बुरा नहीं माना, उन्होंने कभी भी प्रेस से भी नहीं डरे, हर सवाल का कठिन से कठिन सवाल का जवाब देते थे और कहते थे मैं भागूंगा नहीं, जवाब दूंगा, और बड़े प्यार से देते थे। वो सवाल जो पूछना क्या सोचना भी आज पत्रकारों के लिए, एंकर्स के लिए मुश्किल है, वो अब विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। तो तब वो कांग्रेस से सवाल करते थे, मनमोहन सिंह जी से सवाल करते थे, सरकार से सवाल करते थे और वो जवाब देते थे। इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। बहरहाल इस वक्त में जब मैं ये बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उन्हीं मनमोहन सिंह को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा था, क्या क्या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी, यह भी समझने की जरूरत है। जैसे ही मनमोहन सिंह जी ने अपना आखिरी भाषण दिया प्रधानमंत्री के तौर पर और उसके बाद में वो प्रधानमंत्री आवास छोड़ के नए घर में गए, तब उनके यहां सीबीआई भेज दी जाती है कि मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाला किया है और न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए। निश्चित रूप से उस जैसे व्यक्ति के लिए इससे बड़ा धक्का कोई नहीं हो सकता था, जिसने अपनी जिंदगी पूरी गंगा जैसी पवित्रता से जी हो। मैं भी उन्हें करीब पिछले 20-22 साल से जान रहा हूं और इस 20-22 साल में मैंने उन्हें जैसे देखा है, मैं कह सकता हूं इतना ईमानदार व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। चंडीगढ़ में सेक्टर 11 में उनका एक घर है, वहां एक डॉक्टर त्यागी उनके किराएदार हुआ करते थे। आप सोचिए, प्रधानमंत्री अपने घर को किराए पे उठा करके, उनके सरकारी घर में यदि कहीं कोई चीज खराब हो जाती थी तो अफसर तुरंत कहते थे सर नहीं आ रही है, तो कहते ने नहीं लानी है, इसी को मरम्मत कराना है। उनकी पत्नी खुद कहती थी और उल्टा पैसे देती, नहीं पैसे लीजिए और ये कराइए। सोच सकते हैं आज प्रधानमंत्री लाखों रुपए के सूट बूट पहन के घूमते हैं, उनके रोज के ब्यूटी पर 35 लाख रुपए खर्च होते हैं और न जाने क्या क्या खर्च होता है। लेकिन वो मनमोहन सिंह थे। इसको लेकर के उनके 3 साल तक सुरक्षा अधिकारी रहे असित अरुण, जो श्री राम अरुण यूपी के डीजीपी थे, उनके बेटे थे वो आईपीएस, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी सरकार में राज्य मंत्री हैं। वो लिखते हैं कि मैं जब 2004 से लेकर के 3 साल उनका जो है क्लोज सिक्योरिटी में रहा और उनके साथ में बॉडीगार्ड के तौर पे, उस दौरान मैंने उन्हें देखा, वो जब भी निकलते और
BMW जो सरकारी थी, जो SPG की थी, जिसमें बैठने को उन्हें कहा जाता, तो वो कहते मुझे मेरी ये 800 बहुत अच्छी लगती है, मैं इसी से चलना चाहता हूं। तब उनसे कहा जाता कि नहीं सर, आप उसमें नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, हमें आपको प्रोटेक्टेड गाड़ी में बैठाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। वो बार बार अपनी 800 को ऐसे ही देखते थे जैसे वही तो है उनकी असली का, और सच में वही एक गाड़ी उनके पास। तो आप सोच सकते हैं, उनकी दोनों बेटियां, मैं दोनों से मिला, इत्तेफाक से दोनों पढ़ने लिखने वाली हैं, एक हिस्ट्री की प्रोफेसर है, एक और। तो आप ये समझिए कि वो दोनों भी उतनी सरल, और मिसेस कौर वो भी इतनी सरल कि मैं कुछ उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, खुश है अपनी जिंदगी में, लेकिन उनके जैसे को बदनाम किया जाता था, जिनके यहां एक भी रुपए की चीज कहीं पर गलत नहीं है, मकान छोड़ के कोई संपत्ति नहीं है, उस 800 कार को छोड़ के कोई संपत्ति नहीं है, बच्चियां अपनी जॉब करती हैं, और उन्होंने कभी प्रधानमंत्री वाला फायदा नहीं लिया कि मैं उनकी बेटी हूं। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। सोचिए, आज तमाम एक सिपाही पकड़ा गया है मध्य प्रदेश में, वही इतना करोड़ों रुपया उसके यहां मिला है कैश, कि आप सोचिए, तो जब सिपाहियों के यहां इतना मिल जाता है, अब देश का जो प्रधानमंत्री रहा हो 10 साल, आप सोच सकते हैं। बहरहाल मैं यही बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि मनमोहन सिंह के सरकार को, जिनको बदनाम किया गया, हमने एक गौ हत्या की है उस शख्स पर आरोप लगा के, हर आरोप जो भी लगाए गए, जिनके नाम पर अन्ना आंदोलन किया गया, भ्रष्टाचारी सरकार को बताया गया, वो सारे आरोप अदालतों में झूठे साबित हुए। वैसे ही झूठे साबित हुए जैसे राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स का आरोप लगाया गया था, और वह भी झूठा साबित हुआ। तो हर आरोप झूठा साबित हुआ, बावजूद इसके उस शख्स को लांछित किया गया, मौनी बाबा कह के संबोधित किया था। जिस तरीके से मौन मुनि क्या करके, मौन मोहन करके नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब सोचिए वह शख्स, तो उन्होंने एक जवाब दिया था संसद में कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वो उस खामोशी के साथ वो करते रहे जो देश को बना रहा था। 2008 के रिसेशन में, मंदी में, जब पूरी दुनिया तबाही में जा रही थी, भारत सुरक्षित खड़ा था और दूसरों को भी बचा रहा था। अमेरिका को भारत कह रहा था आपके हम 2 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, आप भेजिए, हम देंगे। उस हैसियत में भारत को लाके खड़ा किया था मनमोहन सिंह ने। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से मणिपुर जल नहीं रहा था। वहां पर थोड़े से विवाद के बाद में उसे शांत कराने के लिए वहां पर चीजें की गई थी, प्रयास किए गए थे और शांति स्थापित की गई थी। आज वो मणिपुर चल रहा है, वहां मोर्टार से हमले हो रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। आज भी यही हमला हुआ है। सोचिए, तब मॉब लिंचिंग नहीं होती थी कि किसी के यहां घुस के कोई मॉब लिंचिंग करे, यह नहीं होता था। गौ हत्यारा बता करके किसी को मार नहीं डाला जाता था, और कहीं मंदिर मस्जिद जो है, उनके मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं खोजे जाते थे, और कहीं पर भी शिवलिंग नहीं ढूंढने की कोशिश होती थी। सब प्यार से रहने की कोशिश करते थे। जितने दंगे फसाद इस दौर में हुए हैं, वह देख के शर्म आती है, तब कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। छुटपुट घटनाएं हुई तो उन्हें इतने अच्छे ढंग से कंट्रोल किया गया। ये 26/11 हुआ तो उसके सारे मुल्जिम भी पकड़े गए, और शहादत दे के हमारे जाबाज पुलिस अफसरों ने बचाया था।
हमारे देश में अमन चैन स्थापित करने के लिए हर काम किया था। एक आरोप लोगों ने कपड़े बदलने का यदि गृह मंत्री पर लगा दिया तो गृह मंत्री बदल दिया था। एक आरोप यदि रेल मंत्री पर लगा दिया तो रेल मंत्री बदल दिया था। एक आरोप दूरसंचार मंत्री पे लगा दिया तो उसे बदल दिया था। तो वो मनमोहन सिंह थे जिन्होंने एक क्रांति ईमानदारी की थी कि आइए जो कागज देखना है देखिए, हम ये करते हैं। आज कागज छिपाए कैसे जाएं, इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग को हाई कोर्ट आदेश दे रहा है कि कागज ये सीडी दिखा दीजिए, तो साहब वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देने के लिए कानून बदल देते हैं। आरटीआई आज बेमानी हो गई है, कहीं पर भी आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है। और जो लोग लोकपाल लोकपाल चिल्लाते थे, वो अरविंद केजरीवाल अपना ही लोकपाल नहीं बता सकते। आप सोचिए, वो मनमोहन सिंह। तो उन मनमोहन सिंह को सलाम करते हुए मैं यही कहूंगा, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 8:30 बजे सुबह से लेके 9:30 बजे तक 1 घंटे दर्शनार्थ उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। जिसको उन्हें सलाम करना है वो शख्स है जिन्होंने कर्मचारियों के दर्द को समझा था और सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट दिया था, जिसे आप छठा वेतन आयोग कहते हैं, जिसके कारण लोगों को इतनी सैलरी मिलने लगी कि बेईमानी ना करें, लेकिन भ्रष्टों का राज आ गया और जो हो रहा है वो सामने है। न्याय होता था, अन्याय नहीं होता था। कोई घटना हो जाती थी, अखबारों में छपती थी, तो उस पर कार्रवाई होती थी। आज मीडिया में चिल्लाते रहिए, नेता प्रतिपक्ष तमाम बातें कहते रहे, कुछ नहीं होगा। तब पक्ष का भी सम्मान होता था और विपक्ष का उससे ज्यादा सम्मान होता था। यह थे हमारे मनमोहन सिंह। तो सलाम है उस पीढ़ी के आखिरी हीरे को, हीरा नहीं, कोहिनूर को, क्योंकि अब वो कोहिनूर हमारे बीच नहीं रहा। जय